दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और वो ये है कि जब हम एक नए घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आजकल क्या हो गया कि कुछ समय के बाद ही उसमें आपको क्रैक्स देखने को मिलती हैं। ये शायद ये भी हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हों या आप अपने घर में भी एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको वॉल में कुछ इस तरीके से क्रैक्स देखने को मिलती हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये घर अभी पूरी तरीके से बन के तैयार भी नहीं हुआ है और यहाँ पे आप क्रैक्स बहुत ईजिली देख पा रहे होंगे जो बीम के पास भी है, आपके डोर के पास भी है और नॉर्मली जो वॉल रहती है उसमें भी वो दरार हैं या क्रैक्स हैं। मैं आपको इस वीडियो में कुछ रीज़न बताने वाला हूँ कि क्या इनके कारण होते हैं और अगर आपके यहाँ अगर ये फेस कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारी एप्लीकेशंस होने चाहिए, क्या केमिकल्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो। अगर आपके घर में ये चीज़ आप फेस कर रहे हैं तो आप इसको ठीक कर पाएँ और अगर आप एक नया घर बना रहे हैं या साइट पर आप काम कर रहे हैं तो एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाउ टू रिजॉल्व एंड व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ दिस क्रैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो क्रैक्स आप देख पा रहे हैं, ये क्रैक्स मेजरली आपको क्या होता है कि या तो आप देखते हैं कॉलम या बीम के पास, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखते हैं नॉर्मली वॉल के सेंटर में भी ये क्रैक्स देखने को मिल सकती है। तीसरा, जहाँ पे आपकी डोर, विंडो या बालकनी होती है वहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने यहाँ इस वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ पे एक डोर है और उसके जस्ट एज पे, यहाँ जहाँ जैसे हमारा एक ब्रेथ होती है उसके जस्ट एक इंक्लाइंड वे में ये क्रैक्स जा रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं रीज़न की बात करूँ, वॉल की बात करता हूँ, जब हम एक दीवार को बनाते हैं तो उसमें क्रैक्स के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला तो ये हो सकता है कि जब हम एक दीवार को बना रहे होते हैं तो उसमें जो एक ब्रिक मैशनरी कर रहे होते हैं, उसकी जो जॉइंट्स दीवार ईंट के दिए जाते हैं, तो वो कभी भी अल्टरनेट मतलब एक तरह से समझिए कि अल्टरनेट होने चाहिए, कभी भी एक समान वो जॉइंट्स नहीं आने चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी ये एक वॉल है तो वॉल पे आपने यहाँ जॉइंट्स दिए हैं, जो एक लेयर बनती है फिर दूसरी लेयर जो बनती है, तो वो जॉइंट्स जो है उसके समान नहीं आने चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। इससे दीवार में अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो ये हुआ जो कि लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल पॉइंट ही बताने वाला हूँ। दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट होने की वजह से अगर दीवार में क्रैक आ रही है तो देखो वो आप भी नहीं कर सकते, उसमें कोई रीज़न नहीं। उसमें चाहे आपने कितनी भी अच्छी ब्रिक वर्क किया हो, कितनी भी अच्छी मैसनरी की हो, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सेटलमेंट हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो सेटलमेंट के नहीं होते हैं, और भी रीज़न होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट ये भी एक उसका कारण हो सकता है जो कि मैंने आपको बोला। देखो, दीवार में क्रैक आने के कारण ये हो सकते हैं। एक और मैं आपको बोलूँगा, जब आप कोई विंडो दे रहे हैं किसी दीवार में या फिर आपने कोई दरवाज़ा दिया, डोर दिया, तो आपको उस लेवल पे जो कि हमारा एक लिंटल लेवल होता है, डोर बैंड दिया जाता है या उसको लिंटल बीम भी बोलते हैं, ये हमें देना ज़रूरी होता है। अब होता क्या है कि जब आप किसी दीवार में आप कोई विंडो दे रहे हैं, उतना स्पेस उसका कट गया है, ठीक है। अब वहाँ पे आप या तो कोई लोहे की विंडो लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम की लगा रहे हैं, या फिर आप वुडन लकड़ी की विंडो लगा रहे हैं या डोर फ्रेम लगा रहे हैं। तो जब उतने हिस्से का जो ऊपर आप ईंट की दीवार देते हैं तो उसका खुद का एक लोड होता है, डेड लोड होता है। वो लोड भी तो नीचे आएगा, उसका खुद का सेल्फ लोड होता है, सॉरी। तो वो लोड जब विंडो पे आएगा तो कहीं ना कहीं विंडो थोड़ा सा मूवमेंट करेगी और वो थोड़ा सा लचीलापन उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। और अगर आप उस पर बीम नहीं देते हैं तो वो सारा लोड आएगा विंडो पे या डोर पे। अगर आप उसके ऊपर एक लिंटल बीम दे देते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि वो लोड जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा बाकी दीवार पर, जो साइड में दीवार है, आपकी वॉल है, ना कि आपकी विंडो पर आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अक्सर बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं उनको वो जानकारी नहीं होती और वो टोटली डिपेंड साइट पे काम करने वाले मिशन या ठेकेदार पे हो जाते हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो वो चीज़ हमें देना ज़रूरी होता है, लिंटल बीम जिसको हम बोलते हैं। उसकी मोटाई हमें 6 इंची रखनी चाहिए और उसमें हमें 4 सरिया होनी चाहिए, जिसमें कि हमारी 10 mm या 12 mm की सरिया आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें अक्सर वॉल में क्रैक आने के चांसेस होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, प्लास्टर में भी हमें क्रैक्स देखने को मिलती हैं। बेसिकली क्या होता है, प्लास्टर में क्रैक्स ज़्यादातर जो 90% जो चांसेस होते हैं, जो क्रैक्स आपको दिखाई देती हैं, वो सिर्फ प्लास्टर में ही होती हैं, वॉल में नहीं होती। अब रीज़न ये होता है, एक तो जब आप प्लास्टर का मोटार मसाला बना रहे हैं तो उसका रेशियो भी मैटर करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने बना तो दिया,
जो आप बना रहे हैं एक 6 का भी हो सकता है, एक 7 का, या एक 8-9 का भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हमें रेशो को लेके चलना होता है। आपको अंदर की साइड अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको एक 6 का रेशो लेके चलना है या एक 5 का। मैं एक 5 सजेस्ट करूँगा, एक 5 का रेशो यूज़ करना है, जिसमें एक पार्ट हमारा रहेगा सीमेंट और 5 पार्ट हमारा रहेगा सैंड, यानी कि बालू या बजरपुट आप कह सकते हैं, डस्ट कह सकते हैं। बाहर की वॉल है तो आप एक 4 का रेशो यूज़ करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही मैं एक चीज़ बताता हूँ, आजकल क्या होता है कि जब साइड पे लेबर काम कर रही होती है तो वो एक ही बार में उसको अच्छे से 2 बैग का या 3 बैग की जो मसाला होता है उसको मिक्स कर लेते हैं। अगर उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं भी होती और उसको वो रीमिक्स करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मोटार हमारा होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है, और जगह जगह पे वो जो है ना जब स्विंग करता है तो वहाँ पे वो क्रैक्स छोड़ देता है। तो एक रीज़न ये भी हो गया। दूसरा ये हो गया कि मान लीजिए कि आपने उसकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करी। ज़्यादातर कमियां यहाँ पे भी देखी गई हैं कि आप प्लास्टर तो कर देते हैं और या मकान बना देते हैं, बट उस पर क्यूरिंग का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्यूरिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी और उसमें क्रैक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। तो इसलिए क्यूरिंग का आप ध्यान रखें। प्लास्टर की क्यूरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो क्यूरिंग हमारी 7 से 10 दिन मिनिमम होनी ही चाहिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर तीसरा पॉइंट बात करूँ तो थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से भी जो रहता है, जैसे मान लीजिए अभी टेम्परेचर हमारा भी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस मंथ में क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है। तो क्या होता है कि उसमें जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि थोड़ा एक्सपेंशन और श्रिंक होता है, जिसमें इस वजह से भी उसमें क्रैक्स देखने को मिल सकती हैं। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन है, आप इसको चाहकर भी नहीं ठीक कर सकते। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न है, ठीक है। इसको रोक नहीं सकते, ठीक तो कर सकते हैं। सॉरी, मैं अपनी शब्द वापसी लेना चाहूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही रियर कह लीजिए, या कह लीजिए बहुत कॉमन हो गई, सॉरी। आप जहाँ पे बॉल आपने दी है और वहाँ पे अगर आपका कोई वर्टिकल कॉलम है या फिर हॉरिजॉन्टल आपका कोई बीम है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बीम के नीचे जब वॉल आप देख रहे हैं वहाँ पे सीधी सीधी क्रैक्स आ रही है। इसमें ये क्या कारण है? अब मैं अगर आपको उसको कारण बताऊं तो कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें अगर इसका जो डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि आप एक कंक्रीट एक अलग मटेरियल है और ब्रिक बॉल एक अलग मटेरियल है, तो कभी भी उसमें आपस में जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करता है। अब यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मली इसमें ना एक क्या प्रिकॉशन लेके चलनी होती है हमें। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने बीम दिया, उसके नीचे आप वॉल लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप या तो चिकन मैश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे फाइबर मैश लगा के उसको इस तरीके से लगा के फिर प्लास्टर करेंगे। तो वो जो एक्सपेंशन हो रहा था वो होने के बावजूद भी आपको जो क्रैक्स है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको सिंपल सा यही चीज़ पता चलेगा कि डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वो कभी भी उस तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पे आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे, फाइबर मैश या चिकन मैश जाली लगाएंगे, उसके बाद प्लास्टर करेंगे। या फिर आप ग्रुप दे सकते हैं। ग्रुप मतलब क्या हो सकता है कि आप वहाँ पे एक लाइन दे सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दीवारों पे लाइन छोड़ देते हैं, बट वो इतना सही नहीं होगा, देखने में भी सही लगता है। कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें एक्सपेंशन या फिर माफ़ी चाहूँगा, आप उसमें चिकन मैश या फिर मान लीजिए फाइबर मैश जाली का इस्तेमाल जरूर करें। अभी ये तो चीज़ हो गई कि भाई क्या ये कारण थे जिसकी वजह से हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ये करूंगा। मान लीजिए कि आपको वॉल पे क्रैक्स मतलब प्लास्टर में क्रैक दिख रही है, पहले तो आप उसको थोड़ा सा डीप थोड़ा सा उसको कट करेंगे और आप देखेंगे कि एक्चुअली वो क्रैक जो है वो वॉल में है या प्लास्टर में है। 90% चांसेस होते हैं कि वो प्लास्टर में ही क्रैक होती है। तो आप मार्केट से क्रैक फिलर खरीदेंगे किसी भी कंपनी का, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है, एशियन पेंट का भी आता है और अल्ट्राटेक का भी आता है क्रैक फिलर। वो क्रैक फिलर को आप उस दरार को थोड़ा सा 10 mm डिप करेंगे मिनिमम, और उसमें थोड़ा सा 5 से 6 mm उसको चौड़ाई में ब्रेथ में करेंगे और उसके बाद उसको फिल कर देंगे। 2 बार फिल करना अच्छे से उसमें ताकि अंदर चले जाए, और उसके बाद उसमें आप रेगमाल मार के थोड़ा रफ स्पेस करके आप उस वॉल पे पुट्टी या पेंट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी पेंट हो रखा है तो फिर उस सेम पेंट को आप कर सकते हैं। तो पहला रीज़न ये हुआ अगर वो प्लास्टर में क्रैक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे मान लीजिए कि वो क्रैक वॉल में है, तो फिर आपको थोड़ा डिप जाना पड़ेगा और वहाँ पे हल्का सा आपका मोटार बना के तैयार करना है। वहाँ पे आपको एपॉक्सी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी सारे मार्केट में केमिकल मिल जाएंगे, वहाँ पे उसको एपॉक्सी करके केमिकल्स लगाने पड़ेंगे और फाइबर में जाली लगानी पड़ेगी फिर से वहाँ पे, और उसके बाद ही क्रैक को रिपेयर करना है। थोड़ा सा उसमें आपको प्लास्टर तोड़ना पड़ सकता है। तो ये दो चीज़ें आई थिंक मैंने आपको जो बताई हैं वो आपको बर्बली तो समझ में आ गई होंगी, बट मैं आने वाली कुछ वीडियो में
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक साइट पे काम होने वाला है और वो मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये भी वो साइट है जिस पे काम चल रहा है। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जर्नी में होता है आपके घर बनाने में या प्रैक्टिकल साइट पे आप काम करते हैं, तो आपको हेल्प मिल सके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि भाई मेरा घर गिर जाएगा या दीवार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, काफ़ी लोगों के माइंड में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या इल्यूजन आपके पैदा हो जाते हैं कि भाई क्या होगा। तो घबराना नहीं है, हर एक समस्या का हल है। तो समस्या आज के समय में बाद में आई है, हल पहले आ गया है। और भी चैनल पे वीडियो डली है तो जाके आप देख सकते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे, तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, सीरियस अपने घर को लेके या अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। और मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक वर्क के अलग अलग। अगर आप ब्रिक वर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है, फॉल सीलिंग के बारे में अलग, प्लम्बिंग के बारे में अलग, डोर विंडो के बारे में, सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। आपके जो डाउट है पहले कोशिश करें मेरे चैनल के थ्रू ही वो वीडियो देख के अपने डाउट क्लियर करें। नहीं होते क्लियर तो बाकी आप जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।